खुद से जो भी आपने कोई नेट, यार आप गूगल पे भी कर सकते हो, ठीक है। आप मतलब नॉर्मली आपने क्या करना है कि आप एमसीक्यूज या प्रीवियस एग्जाम्स में अगर कोई आपके एमसीक्यूज आते हैं नाउन या प्रोनाउन से रिलेटेड, उनको करते रहो। कोई आपको रूल में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं पता चल रहा है, तो फिर आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो स्क्रीन देख लें आप लोग। विजिबल है सबको? ओके। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज, अब हमारा जो है नेक्स्ट आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है, विच इज योर वर्ब। ओके जी। तो देखिए, इससे पहले नाउन हमने कर लिया, प्रोनाउन हमने कर लिया है। नाउन का आपको हर एक चीज जो है बिल्कुल रूल सारे बता दिए हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से कैसे उनको यूज करना है, और कैसे आपने एरर ढूंढना है, और कहाँ कहाँ एरर हो सकता है, वो सारा हमने डिस्कस कर लिया है। और वही आपका जो है यहाँ पे जो आपका प्रोनाउन है, प्रोनाउन में भी हमने सेम टू सेम सारा पढ़ लिया। उसमें भी जहाँ पे भी एरर रहते हैं या फिर कैसे उनको अरेंज करके लिखा जाता है, ठीक है, वो सारा हमने जो है क्लियरली कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज योर वर्ब। क्योंकि देखो, अब वैसे तो कई बुक्स में आपका एडजेक्टिव भी चलता है थर्ड टॉपिक, ठीक है। बट क्या रहता है आपका कि जब आप चीजों को समझ जाते हो ना कि नाउन प्रोनाउन और वर्ब क्या होता है, तो इससे फिर आपको थोड़ा और इजी हो जाएगा एडजेक्टिव और एडवर्ब को पढ़ना, ठीक है। तो पहले जो है हम वर्ब को कर लेंगे, और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। क्योंकि देखो, हमारा कोई भी सेंटेंस जो है, कोई भी आप इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बोल रहे हो, उसमें वर्ब के बिना उसको बोलना इम्पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं होता है जिसमें आपकी वर्ब यूज ना हो। तो क्लियरली इसको ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ठीक है, कि आपका कोई भी सेंटेंस होता है, उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है दैट इज योर वर्ब। अब वर्ब जो है, सिर्फ अब नॉर्मली जैसे अगर लोगों से पूछा जाए कि व्हाट इज वर्ब, अब इसमें भी थोड़ा सा मतलब आपकी जो एक तरह से आप डेफिनेशन बोलते हैं, या फिर लोगों को जो है थोड़ा सा यहाँ पे ये भी मिसकंसेप्शन रहता है हमारा कि वर्ब जो है वो सिर्फ एक्शंस होते हैं। पर ऐसा इन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। यानी कि आप जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जैसे आप पढ़ते हो ईट, प्ले, ठीक है, इस तरह की जो हमारे एक्शंस होते हैं, तो ये हमारी वर्ब्स होती हैं। लेकिन जो हमारे इसके साथ, अब आप बोलोगे कि कई तो ऐसे भी एक, आपके वर्ड रहते हैं या फिर आपके ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ये वर्ड देखने को नहीं मिलते। तो फिर हम ये कैसे कहें कि वो सारी जो है आपकी विदाउट वर्ब, मतलब आप कोई भी सेंटेंस जो है वो विदाउट वर्ब नहीं बोल सकते। तो इसके लिए भी अब जैसे हमारा टॉपिक चलेगा, तो इसमें आपके बहुत से डाउट जो हैं वो क्लियर होंगे, ठीक है। तो चलते हैं और साथ साथ में ही चीजों को पढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले, अ वर्ब इज अ वर्ड विच टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, ठीक है जी। तो अब हमारा जो वर्ब है वो बेसिकली होते क्या है। तो देखिए, जो हमारे वर्ब होते हैं वो ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या कर रहा है, या फिर हम हमारा सब्जेक्ट है क्या। मतलब अब नॉर्मली यहाँ से एक चीज समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि वर्ब सिर्फ आपके एक्शंस ही नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आप बोल रहे हैं द अर्थ इज राउंड, अब आपने यहाँ पे क्या बोला कि जो अर्थ है वो कैसी है, गोल है। तो अब अगर मैं राउंड की बात करूं, तो राउंड तो इसकी विशेषता हुई, ठीक है, मतलब वो तो हम ऐसा बता रहे हैं कि हमारे अर्थ की शेप कैसी है। लेकिन अब यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे हमने वर्ब कौन सी यूज की, तो मैक्सिमम के पास इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम को क्या लगता है कि जो हमारे वर्ब होते हैं दैट इज ओनली एक्शन वर्ड्स, पर ऐसा नहीं है। ये जो आप बीच में इज एम आर लगाते हो ना, ये छोटे छोटे जितने भी आप, जैसे इज लगा दिया, वॉज लगा दिया, ठीक है। तो अगर किसी से पूछा जाए तो इसमें भी हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये, ठीक है। बट हेल्पिंग वर्ब तो इनको बाद में बोला गया, क्योंकि ये हमारे नॉर्मल, मतलब जैसे किसी को बताने के लिए हम बोलते हैं कि हेल्पिंग वर्ब है। बट इन एक्चुअल ये भी हमारी वर्ब ही होती हैं। ये जो आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ये भी हमारी वर्ब्स ही होती हैं। क्लियर है सबको? तो इसीलिए ये कहा जाता है कि कोई भी सेंटेंस जो है वो बिना वर्ब के नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप कोई ना कोई, आप कोई भी सेंटेंस बोलोगे, आप उसमें हेल्पिंग वर्ब तो पक्का ही लगाते हो।
ठीक है। तो इसलिए हर एक सेंटेंस में जो है वर्ब का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस अपने आप में हमने पहले भी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था जब हमने फर्स्ट लेक्चर किया था कि सेंटेंस हमारा वही होता है जिसमें हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड मिलकर कोई सेंस बनाते हो। ठीक है, अगर आप वर्ड्स को आगे पीछे जोड़ दोगे तो वो एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं होता है। तो ये क्लियर है सबको? वर्ब के बारे में समझ आया थोड़ा सा कि होता क्या है वर्ब? अब चलते हैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। तो देखिए, अब जो भी चीजें मैंने आपको बोली वो सारी आपके सामने लिखी हुई हैं। ठीक है, कि अ वर्ब इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। अब क्योंकि आपने थोड़ी अभी इससे पहले जो है हमारा नाउन और प्रोनाउन टॉपिक कर रखा है, तो अब आप थोड़ी थोड़ी चीजें जो है यहाँ पे भी नोटिस करेंगे। ठीक है, और बीच बीच में मैं बार बार उन्हीं के जो रूल्स हैं उनको रिपीट करूंगी ताकि आपका साथ में रिवीजन भी चलता रहे। अब अगर आप जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है उसको ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है पार्ट्स। क्या ये गलत है या सही है? क्या ये सही है? पार्ट्स। अच्छा, कोई ऐसा जिसको ऐसा लगता हो कि यहाँ पार्ट आना था? इज इट करेक्ट और नॉट? अब आप लोग भी रिप्लाई कर सकते हो, बोलो पार्ट्स यहाँ पे ठीक है या गलत है? मेरे ख्याल से सही है मैम, क्योंकि पार्ट्स दो मतलब कि एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं, तो पार्ट्स ठीक है। ठीक है मेरे। हाँ जी। अब यहाँ पे अगर आपने रिकॉल करा हो, अगर आपको याद हो, तो हमने पिछले जो हमारे पिछले टॉपिक रहे हैं उनमें मैंने आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल बताया था कि अगर किसी भी सेंटेंस में आपका ईच ऑफ, वन ऑफ, इस तरह का कभी भी लिखा हुआ हो तो जो नाउन होती है वो हमेशा प्लूरल होती है। तो अब जिनको फिर से ध्यान नहीं रहा है, काइंडली ये बहुत ही, देखो देखने में ये बहुत ही छोटी सी चीज है, ठीक है, बट ये एग्जाम में बहुत बड़ा जो है वो फैक्टर डाल सकती है आपके। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, आपसे सिर्फ इतनी कर गलती लिखी होती है, जैसे पार्ट्स नहीं लिखा होगा, पार्ट लिखा होगा, और वही जो है आपका एरर होगा। क्यों? क्योंकि जब भी आपको ऐसे कोई भी सेंटेंस जिसमें आपको वन ऑफ लिखा हुआ आए तो समझ जाना कि आगे जो आपने नाउन लिखनी है वो प्लूरल ही लिखनी है। ठीक है, हालांकि हेल्पिंग वर्ब आप सिंगुलर लोगे, वो हमने पढ़ लिया है, ईच ऑफ देम इज। ठीक है, तो आप ऐसे बोलेंगे, या फिर वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज। आप ऐसा नहीं बोल देंगे कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर, तो गलत हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? देखो मैं बार बार ये चीजें पूछती रहा करूंगी, तो एक छोटी सी चीजें इनको नोट कर लिया करो। ओके, तो वन ऑफ था, इस वजह से यहाँ पे ये जो आपका आगे वर्ड आया ये प्लूरल आया, सिंपल। अब चलते हैं आगे। तो हमें यही बोल रहा है कि जो वर्ब है वो हमारे सेंटेंस का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। नाउ नेक्स्ट इज, इट टेल्स द सब्जेक्ट्स एक्शन, इवेंट्स और स्टेट ऑफ बीइंग। अब ये जो है हमें क्या बताता है, ये जो वर्ब होती है ये हमें बेसिकली बताती क्या है? तो ये हमें बताती है सब्जेक्ट के एक्शन, कि आपका कर्ता जो है वो क्या काम कर रहा है। सब्जेक्ट होता है एजेंट, यानी जैसे अगर मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ तो मैं बोलूंगी आई एम टीचिंग यू ऑल। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन हूँ? मैं खुद हूँ, तो आई। तो इस तरह से जो भी आपके सब्जेक्ट के एक्शंस होते हैं, उनके इवेंट्स होते हैं, या फिर उनका स्टेट ऑफ बीइंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलते हो दिस इज चेयर, ठीक है, इट इज अ बुक, तो यहाँ पे आप क्या बता रहे हो कि वो क्या है। ठीक है, इसको टू बी भी बोला जाता है। ठीक है, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे कि टू बी का मतलब क्या रहता है। क्योंकि देखो अब ना आपने अभी तक जो है ग्रामर को थोड़ा सिंपल वे में भी पढ़ा है। ठीक है, बट अब हम जैसे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ मतलब तैयारी करना शुरू करते हैं, तो आपको बहुत सी चीजें यहाँ पे ऐसे भी, क्योंकि कई बार क्या होता है रूल ही क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब मैक्सिमम लोगों को ये रहता है कि आपके जब टेंस भी आप लोग पढ़ते हैं तो आपको पता है कि आप सिंपल वे में बोल देते हो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, बट इन एक्चुअल अगर कभी एग्जाम में उसका रूल ही आ जाए तो उनको फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म नहीं बोला जाता है, उनको फिर पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको अभी बहुत सारा पढ़ने को है। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा, इट इज ऑलवेज फाउंड इन द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस। अब ये भी आपको बताया था मैंने जब हमने शुरू में किया था कि एक सेंटेंस जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक आपका सब्जेक्ट होता है और बाकी जितना भी होता है वो आपका सारा प्रेडिकेट होता है, ठीक है। और बेसिकली प्रेडिकेट एक सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसमें आपकी वर्ब इन्वॉल्व होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राधा इज प्लेइंग इन द गार्डन, ठीक है। तो यहाँ पे राधा जो है वो सब्जेक्ट होगा और इज प्लेइंग इन द गार्डन जो है वो पूरा आपका प्रेडिकेट होगा। इज इट क्लियर टू ऑल? सब्जेक्ट प्रेडिकेट, काइंडली ध्यान रखना, सब्जेक्ट प्रेडिकेट से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। कई बार स्टेटमेंटल क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आपने सिंपल याद रखना है कि प्रेडिकेट हमेशा वो वाला पार्ट होगा जिसमें आपकी वर्ब होती है। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो जैसे देखिए ये यहाँ पे भी सेम चीज है, ठीक है। द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक डिसअपॉइंटेड अस ऑल, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपका सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक वर्ड का होता है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? जो आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है, ठीक है। आपकी बुक का बिल्कुल लास्ट चैप्टर जो है वो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक। और ये क्या करता है कि इसने हम सबको क्या कर दिया है? डिसअपॉइंटेड अस ऑल। तो ये वाला जो पार्ट है दैट इज योर प्रेडिकेट। क्लियर? क्योंकि इसमें डिसअपॉइंटेड है, आपकी वर्ब इन्वॉल्व है, इसलिए ये हमारा प्रेडिकेट होगा। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हमने पूरा पढ़ना है ताकि हम एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो अब जो हमारे पास वर्ब होती हैं वो भी आगे मेनली टू टाइप की होती हैं। मेनली हमारे पास दो टाइप की वर्ब होती हैं, ठीक है। एक होती है हमारी मेन वर्ब्स और एक होती है हमारी ऑक्सिलरीज। और इन ऑक्सिलरीज को ही हम सिंपल जो हमारा लोकल मतलब हम नॉर्मली जो अपने भाषा में बोलते हैं वो होते हैं हेल्पिंग वर्ड्स, ठीक है। ये जो है हमारे हेल्पिंग वर्ब होती हैं। क्लियर है सबको? मेन वर्ब जो है वो हमारे एक्शंस होते हैं, यानी जो आप काम कर रहे हो, जो एक्शन वर्ब्स हैं वो हमारी मेन वर्ब्स होती हैं। और जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनको ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं वो बोला जाता है। यहां तक क्लियर है मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में डिफरेंस? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, जैसे प्ले, अब प्ले मेन वर्ब है या फिर ऑक्सिलरी? मेन वर्ब। मेन वर्ब। मेन वर्ब है। वेरी गुड, ठीक है। तो देखो ये जो हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं ये हमारे मेन वर्ब्स होती हैं, ठीक है। अभी हम ऑक्सिलरी वर्ब्स को साइड करते हैं, अभी पहले हम मेन वर्ब पे फोकस करेंगे। ये भी आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है ना, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। प्रोनाउन के टाइम मैंने थोड़ा सा आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर रखा है। कोई बताएगा ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? अच्छा हैंड रेज कर देना पहले कि कौन बोल रहा है, ताकि फिर दूसरा माइक ऑन रखे, ऑफ रखे, सॉरी। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, कौन बताएगा? जिसको भी याद हो थोड़ा सा बताएगा कोई? हाँ जी, चलिए कोई नहीं। देखो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ आपके सामने, पर काइंडली आगे से जब भी हमारी क्लास हो, है ना, मैं हमेशा आपको एक ही बात बोलती हूँ कि जब भी आपकी क्लास होती है हमेशा इंटरेक्टिव होना चाहिए। मतलब आपकी वन वे टीचिंग कभी भी फ्रूटफुल नहीं हो पाती है। अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग आंसर दो, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखिए ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जो वर्ब्स होती है हमारी, इनको हिंदी में हम कहते हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है ये होती है आपकी सकर्मक, और जो इंट्रांजिटिव होती हैं ये होती हैं आपकी अकर्मक क्रिया, ठीक है। ये थोड़ा सा रिटर्न में प्रॉब्लम रहती है इधर। तो देखो अकर्मक और सकर्मक, जबकि हिंदी में हमें क्लियर है कि जो आपका सकर्मक होता है दैट मीन्स जिसमें आपका कर्म भी इन्वॉल्व होता है,
ठीक है। और अकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसमें हमारा कर्म इन्वॉल्व नहीं होता है। अब क्या मतलब है ये कर्म और क्या होता है, तो इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि आपकी जो भी आप एक्शन बोल रहे हैं, ठीक है, अगर उसका आंसर या फिर उसका इम्पोर्टेंस आपके किसी और वर्ड पे ट्रांसफर हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम रीडिंग अ बुक, ठीक है। अब इसमें मैंने एक्शन बोला रीडिंग, कि मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। बट उसका जो आंसर है वो आपका रीडिंग तक ही नहीं रहा, आपका आगे जो है, जैसे देखो नॉर्मली अगर मैं ऐसे नॉर्मल बोल रही हूँ आपको कि मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। तो वो जो क्या पढ़ रहे हो उसका जो आंसर है वो बेसिकली डिपेंड कर रहा है आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर, कि आप पढ़ तो रहे हो बट क्या, ठीक है। तो आई एम रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पे बुक जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस जहां पे आपका जो एक्शन का मेन इंपॉर्टेंस होती है वो आपकी ट्रांसफर हो जाती है ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो वहां पे वो वर्ब जो है ट्रांजिटिवली यूज की जाती है। अब इसमें भी मैंने जब आपसे ये पहले डिस्कस किया था, तो मैंने आपको तब भी एक ही चीज क्लियर की थी कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आपकी ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है और इनट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है, ऐसा आप कभी भी नहीं बता सकते हो, ठीक है। लेकिन जब आप एक सेंटेंस बोलते हो तो आप उसमें बता सकते हो कि वहां पे कोई पर्टिकुलर वर्ब जो है वो ट्रांजिटिवली यूज हुई है या फिर इनट्रांजिटिवली। अब सिंपल सा है, अगर उसमें ऑब्जेक्ट होगा तो वो ट्रांजिटिवली एक्ट करेगी, और अगर वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा यानी सिंपल रहेगा आई रीड, ठीक है। तो आई रीड में यहाँ पे जो आपने रीड लगाया तो वो जो है इनट्रांजिटिवली बिहेव करेगा, क्यों, क्योंकि आपने वहां पे कोई आंसर नहीं दिया है। क्लियर है सबको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में डिफरेंस? ट्रांजिटिव में ध्यान रखना कि आंसर पे जो है फोकस किया जाता है कि कौन क्या चीज कर रहे हो, यानी कि जैसे अगर खा रहे हो, क्या खा रहे हो, ठीक है, मतलब इस तरह से जो है आपका आंसर रहता है। लेकिन जैसे अगर आपका सिंपल ऐसे रहेगा कि मैं सो रही हूँ, अब इसमें किसी को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा कि क्या सो रही हूँ क्या है ना। आपने सिंपल बोला आई एम स्लीपिंग, तो यहाँ पे स्लीपिंग कैसे हुआ, ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव? स्लीप कैसे यूज हुआ? इंट्रांजिटिव। इनट्रांजिटिव। तो ऐसे आंसर कर दिया करो, जगाना पड़ता है तुम सब लोगों को, ठीक है जी। और फिर दूसरी तरफ आते हैं हमारे ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब में भी हमारी जो है आगे दो तरह की हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं हमारे पास, एक होते हैं प्राइमरी और दूसरे होते हैं मोडाल्स। अब ये जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये आपके मतलब इनका यूज करने का भी बहुत सारे चीजें रहती हैं, आपके टेंस भी देखना पड़ता है, आपका स्टेट ऑफ बीइंग भी देखना पड़ता है, ठीक है, या आप किस वे में सेंटेंस बोल रहे हो, तो उस तरह से जैसे ये आपके इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, हैज, हैव, ये सारे जो हैं आपके प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं। और मोडाल्स तो सबने थोड़े बहुत तो बड़े ही होते हैं, जैसे कैन, कुड हो गया, विल, वुड हो गया, शेल, शुड हो गया, तो ये सारे जो हैं हमारे मोडाल्स होते हैं। क्लियर है सबको? चलें आगे। अब पढ़ते हैं आगे जी। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस देखिए, अब यहाँ पे जो है आई एम प्लेइंग, अब यहाँ सिंपल सिंपल चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे आई एम प्लेइंग, अब प्लेइंग जो है वो है आपका, प्लेइंग जो है वो आपका यहाँ पे है मेन वर्ब, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब क्यों बोलते हैं हम लोग, या फिर ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो क्या होती है, तो ऑक्सिलरी वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जो हमारी वर्ब को हेल्प करती हैं, यानी जब आप किसी एक्शन को कर रहे होते हो तो उनको बोलने के लिए आपको किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है बीच में ज्वाइन करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपने आई और प्लेइंग को कनेक्ट करना है तो आपको इस मेन वर्ब को कनेक्ट करने के लिए किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। तो फिर इस वजह से इन जो ये जो यहाँ पे यूज हुए हैं इनको हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है वो बोला गया। क्लियर? तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्ले जो है वो हमारी मेन वर्ब है और जो एम है वो हमारे पास
ऑक्सिलरी है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट में ही इज राइटिंग, कि वो क्या कर रहा है, लिख रहा है। अब राइट जो है वो हमारी मेन वर्ब है, और राइट को हेल्प करने के लिए हमने उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया, विच इज योर इज। तो इज यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है। तो अब जो ट्रांजिटिव वर्ब मैंने आपको अभी बताया, वही सारी डेफिनेशन है यहाँ पे, ठीक है। अब रिपीट करने की आई डोंट थिंक सो यहाँ पे जरूरत है, ठीक है। सिर्फ सेंटेंसेस देखेंगे नीचे, ठीक है, और इनसे ही थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि ट्रांजिटिव वर्ब में जो आपका एक्शन होता है वो हमेशा क्या करता है, वो पास होता है उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रमेश हिट्स। अब अगर मैंने सिर्फ इतना बोला कि रमेश हिट्स, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्या हिट कर दिया। सिंपल सी बात है कि जब भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है और आपको उस क्वेश्चन का आंसर भी मिल रहा है उस पर्टिकुलर सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस में वो वर्ब यूज हुई है एज अ ट्रांजिटिवली। क्लियर? तो जैसे रमेश हिट्स अ बॉल में जो आपका हिट वर्ड है, यानी जो हिट वर्ब है, वो यहाँ पे ट्रांजिटिवली यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका जो आंसर है, बेसिकली इसमें जो एक्शन है, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। वो आगे जो है वो पास हो रहा है उसकी बॉल के ऊपर, विच इज योर ऑब्जेक्ट। मैम तो आपकी आवाज रमेश ने कट क्या होगी, हिट किया, रिपीट कर दो। रमेश जो है वो बॉल हिट करता है। लाइट भी चली गई तो थोड़ा सा प्रॉब्लम। अच्छा, ट्रांजिटिव यहाँ बिल्कुल ही नहीं आई पूरे पे ही। मैम आई थी, बस अभी कटी थी थोड़ी सी। अच्छा, ओके जी, ओके। लास्ट में मैं सिर्फ एक बार रिपीट कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, कि आपने सेंटेंस को ध्यान से देखना है, ठीक है, और उसमें देखना है कि जो पर्टिकुलर आपकी वर्ब है वो सब्जेक्ट के ऊपर ही है या फिर वो ऑब्जेक्ट के ऊपर पास ओवर हो रही है। अगर वो ऑब्जेक्ट के ऊपर पास ओवर हो रही है तो दैट मीन्स कि वहां पे वो पर्टिकुलर वर्ब जो है ट्रांजिटिवली यूज हुई है। जैसे यहाँ पे आपको दोनों सेंटेंस में अगर देख रहे हो आप ध्यान से, तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल नीचे वाले में बोला हुआ है ही रिंग्स द बेल, यानी रिंग कर रहा है, लेकिन क्या मतलब रिंग करता है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ना, ठीक है। तो ही रिंग्स द बेल, तो वो रिंग करता है क्या, क्वेश्चन आ रहा है ना। और वो जो है बेल को रिंग करता है, मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर पास हो रहा है, तो यहाँ पे जो रिंग वर्ब है वो ट्रांजिटिवली यूज हुई है। क्लियर? तो यही था, आपको मेन इंट्रोडक्शन में भी यही है और आगे आपके सेंटेंसेस में भी सेम है। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब्स के एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका एक्शन होता है इज लिमिटेड टू द सब्जेक्ट ओनली, कि इंट्रांजिटिव वर्ब में जो आपका एक्शन है वो सिर्फ सब्जेक्ट के ऊपर ही जो है वो लिमिटेड रहता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं जाता, या सिंपल भाषा में हम बोले कि ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, ही स्लीप्स इन द बेड। अब मुझे आप बताओ, इन द बेड की इस सेंटेंस में जरूरत है? अगर मान लो इन द बेड नहीं होता तो क्या ये सेंटेंस अधूरा होता? यस और नो? यस यस मैम। मैम। ठीक है, यस मैम। यस क्यों अधूरा लग रहा है? अगर आपका ही स्लीप्स इन द बेड होता, मतलब अगर मैं इन द बेड ना लिखूं, तो आपको कुछ इसमें क्वेश्चन रह रहा है, कुछ ही स्लीप्स, ठीक है। तो ये बेसिकली कंप्लीट है, ठीक है। मतलब आपने इन द बेड अगर नहीं भी लिखा होता तो भी ये अपने आप में कंप्लीट है, क्योंकि आपको मतलब है सोने से, क्योंकि आपका एक्शन जो है सिंपल है कि वो सो रहा है। क्वेश्चन अगेन, क्वेश्चन इस सेंस में कभी नहीं होगा कि कहाँ सो रहा है, ठीक है। मेन चीज है जैसे काम कर रहा है तो क्या कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है, कहाँ कर रहा है कैसे कर रहा है वो नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि वो सो रहा है, ठीक है, वो सोता है, कहाँ सोता है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका श्याम स्पीक्स लाउडली। तो अब इसमें भी श्याम स्पीक्स अगर इतना भी होता तो भी ये अपने आप में पूरा होता, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली ये ऐसे बताया गया है कि कैसे बोलता है, क्या बोल रहा है वो नहीं है, ठीक है। अब जैसे देखो, श्याम स्पीक्स ट्रुथ,
ठीक है, तो वहां पे आपका जो है वो ट्रांजिटिवली यूज हुआ है। लेकिन अगर आप श्याम स्पीक्स लाउडली, तो यहाँ पे ये जो है आपका इंट्रांजिटिवली यूज हुआ है। क्लियर है सबको? तो ये था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में डिफरेंस। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखिए, बहुत सी हमारी वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कि ट्रांजिटिवली भी यूज हो जाती हैं और इनट्रांजिटिवली भी यूज हो जाती हैं। इसी वजह से मैंने आपको शुरू में कहा कि ये पूछना कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है और इनट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है, ये हमेशा जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बोलना। क्यों? क्योंकि ये कुछ मतलब देयर आर मैनी वर्ब्स जिनको हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप सेंटेंस बोलोगे आप तभी पहचान पाओगे कि वहां पे वो वर्ब जो है ट्रांजिटिवली यूज हुई है या फिर इनट्रांजिटिवली। तो जैसे देखिए, यहाँ पे अगर आप कुछ सेंटेंसेस देखोगे तो एक तरफ आपकी ऐसी मतलब वही सेम वर्ब ट्रांजिटिवली यूज हुई है, तो दूसरी तरफ जो है इनट्रांजिटिवली यूज हुई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो आपका पहला सेंटेंस है दैट इज ही स्पीक्स द ट्रूथ। ठीक है, अब वो बोलता है, लेकिन क्या क्या का आंसर मिल रहा है आपको कि वो सच बोलता है। तो यहाँ पे जो स्पीक्स है वो ट्रांजिटिवली यूज हुई है। और दूसरी तरफ देखेंगे, सीता स्पीक्स स्लोली। अब ये जो स्लोली वर्ड है ये वैसे भी इंग्लिश ग्रामर में एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसको हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, तो अभी मैं बिल्कुल भी उसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ। ठीक है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट हमने नहीं करना है, तो अभी हम सिर्फ वर्ब तक ही रहेंगे। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स रैंग द बॉल। सॉरी, यहाँ पे ना बेल होना था। द स्टूडेंट्स रैंग द बेल। ठीक है, कि स्टूडेंट्स ने जो है वो बेल रिंग की। रिंग का सेकंड फॉर्म है रैंग। ठीक है, तो यहाँ पे भी फिर से बॉल के ऊपर जो है वो आपका एक्शन जो है पास ओवर हो गया, तो इसलिए यहाँ पे जो रैंग है वो यूज हुआ है ट्रांजिटिवली। और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो द बेल रैंग लाउडली। ठीक है, कि जो बेल है वो जोर से जो है बजी। तो इसमें जो है आपको फिर से कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे जो आपका रैंग वर्ब है वो इंट्रांजिटिवली यूज हुआ है। ठीक है जी, तो वैसे ही आपका थर्ड भी है, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो। आंसर करेंगे अगली बार। ठीक है, तो ट्रांजिटिव सकर्मक क्रिया और इनट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया जो है। आवाज चली गई थी? एक्चुअली यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है जिसकी वजह से अभी भी आवाज आ रही है या नहीं आ रही? मैम आ रही है। ओके, चलो थोड़ा सा है, ठीक है, बाकी कल कर लेंगे। नो इशू, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क भी अब इशू आ रहा है। बस मेरा वैसे भी वर्ब वाला खत्म है, कल हम मोडाल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं, अगला था हमारा ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिनको हमने हेल्पिंग वर्ब के मतलब उससे भी कहा, क्योंकि जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं उन्हीं को हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब के अपने रूल भी रहते हैं जो कि आप पढ़ोगे। जैसे टेंस जब हम पढ़ेंगे तो टेंस में भी आपको, या आपने स्कूल में भी पढ़े होते हैं टेंस, है ना? तो देखो, टेंस में हमें याद करना पड़ता है कि किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ एम लगेगा, या फिर किसके साथ वॉज वर लगेगा। फिर उसमें ये भी देखना पड़ता है कि प्रेजेंट में है या पास्ट में है। ठीक है, तो वो हमारा बिल्कुल अलग रूल चलते हैं जो हमारे टेंस रूल्स होते हैं। ठीक है, तो उनको तो हम करेंगे टेंसेस में। और दूसरा हमारा मोडाल्स है, मोडाल्स के भी अपने रूल रहते हैं, तो वो हम कल करेंगे। अभी ये जो आपको सामने दिख रहा है, पहले इसको ध्यान से आप पढ़िए, और फिर इसको थोड़ा सा जो है इलेबोरेट में कल मतलब अच्छे से और थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगी आपके साथ। तो देखिए, जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो बेसिकली हमारी 3 पार्ट्स होते हैं उनके। ठीक है, मतलब मैंने नंबर ऑफ वर्ब्स नहीं बोला, मैंने पार्ट्स की बात की है कि हमारे जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं इनको भी आगे 3 कैटेगरी में या फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहली होती है हमारी टू बी।
अब ये ध्यान से, क्योंकि अगली बार जब मैं आपसे पूछूं तो आप इज एम आर ना बोलने की जगह टू भी बोल सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये जो टू बी वर्ब्स होती हैं, ये होती कौन सी है? टू बी का मतलब होता है हिंदी में का होना, ठीक है। टू बी को क्या बोला जाता है? का होना। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बोलते हैं, जैसे मैंने बोला आई एम अ गर्ल, ठीक है। तो अब जब मैं बोल रही हूँ कि आई एम अ गर्ल, तो मैं बता रही हूँ कि मैं कौन हूँ, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं आई एम अंकिता, या आप बोलोगे दिस इज चेयर, ठीक है, दैट इज अ ट्री। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हो? आप किसी चीज के होने के बारे में बता रहे हो, ठीक है। या फिर जैसे आपने अगर यही चीज पास्ट में बोलनी हो, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि दैट वाज द डे। इस तरह से मतलब हम कोई भी चीज जो है, किसी चीज के होने के बारे में हम उसके, अब ऑब्वियसली आप टेंस भी देखोगे कि आप प्रेजेंट में बोल रहे हो या पास्ट में, लेकिन यहाँ पे आपकी वर्ब की फॉर्म का कोई लेना देना नहीं है। फिर से काइंडली ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आपकी वर्ब की फॉर्म्स की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे सिंपल चीज है कि किसी चीज का बीइंग ऑफ स्टेट, यानी उसकी अवस्था कैसी है। जैसे अगर आपने पूछना हो, हम ऐसे नॉर्मली बोलते हैं व्हाट इज दिस, ठीक है, तो हमने इज दिस ही क्यों बोला? या फिर हमने अगर हिंदी में मतलब जैसे हमने बोलना कि वो क्या था, तो हम बोलेंगे व्हाट वाज दैट, ठीक है। तो इस तरह से जो है, जो आपके टू बी की फॉर्म में रहते हैं, तो उनको बोलने के लिए हम लोग इज, एम आर या फिर वॉज वर जो है वो लगाते हैं। क्लियर है सबको? क्योंकि देखो ना, यहाँ पे टेंस से अलग चल रहे हैं। अब मैक्सिमम लोगों को ये तो पता है कि इज एम आर जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लगाया जाता है, लेकिन जब मैं बोल रही हूँ दिस इज अ चेयर, तो ये तो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस नहीं है, तो फिर इधर इज क्यों लगाया? क्यों? क्योंकि ये टू बी फॉर्म है। किसी भी चीज के होने के लिए हम उसमें टू बी वाले हेल्पिंग वर्ब जो है वो लगाते हैं, जो कि है इज, एम आर, वॉज और वर। फिर दूसरा होता है हमारा टू हैव। अब टू हैव के जो आगे आपके हेल्पिंग वर्ब है वो है हैव, हैज और हैड। अब आपको नॉर्मली तो पता ही है कि ये भी परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं, लेकिन अगर मैं परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस ना बोल के इनको एक सिंपल सेंटेंसेस में बोलूं, अब हैव का मतलब पास होना भी तो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव अ चेयर, अब यहाँ पे तो कोई टेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन कोई चीज मेरे पास है, यानी कि टेक करना। इवन आप किसी चीज को लेने के लिए भी हैव बोलते हैं, जैसे हैव अ कप ऑफ टी, ठीक है। या फिर आप बोलेंगे हैव यू हैड योर डिनर, क्या आपने खाना खा लिया या डिनर कर लिया? तो आप कैसे बोलते हैं कि हैव यू हैड योर लंच, ठीक है। तो ये ऐसे जो है आपके जो सेंटेंसेस होते हैं, या फिर ही हैज अ कार, अब ही, शी, इट इनके साथ हैज लगता है, तो शी हैज अ कार, ठीक है। तो किसी के पास, कि मेरे पास ये चीज है, या फिर मैंने कुछ लेना है, ठीक है, तो उस दोनों केस में जो है वो आपके टू हैव ऑक्सिलरीज यूज की जाती हैं। क्लियर है सबको? ठीक है। और लास्ट है हमारा टू डू। अब वैसे तो आपने डू और डज या डिड, ठीक है, ये कभी भी आपने सिंपल सेंटेंसेस में नहीं सुने होंगे। क्यों? क्योंकि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस बोलते हैं तो हम बोलते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, ही गोज टू द स्कूल। हमने कभी ऐसा नहीं बोला कि ही डज गोज टू द स्कूल, तो गलत हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपने यही नेगेटिव में बनाना होता तो आप बोलते ही डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। बट क्या किसी ने कोई सिंपल सेंटेंस सुना है जिसमें डू या डज सिंपल सेंटेंस में लगा हो? बताएगा कोई? चलो कोई बात नहीं। तो देखो ना, कई बार क्या होता है कि ऐसे बहुत से सिंपल सेंटेंसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल उसे जाना ही तो था, ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस, जैसे मतलब हमने तो था, इस तरह से बोलना है, ठीक है। या फिर हमने कभी बहुत से ऐसी चीजें होती है जहां पे आपको बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करना पड़ता है। अब अगर आपने किसी हर तरीके से बोलना हो कि, अब जैसे देखो, एक होता है जिसमें आप पूछते हैं वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, ठीक है, कि जैसे आप चाय लेंगे, तो उसमें क्या कर रहे होते हैं, आप पूछ रहे होते हो कि आप चाय पिएंगे, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम बोलते हैं जैसे कि जैसे
अगर आप लोगों ने बोलना हो तो हम नॉर्मली जल्दी जल्दी में बोल देते हैं हैव अ सीट, ठीक है, हैव अ कॉफी। बट इन रियलिटी अगर मैं बात करूं कि अगर आपने कभी भी किसी से फॉर्मल तरीके में बात करनी हो तो आप कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि हैव अ टी, ठीक है, तो वो बहुत ही गंदा लगता है। तो उसमें अगर आपने बहुत ही मतलब एम्फेसाइज करना हो और बहुत ही अच्छे से बोलना हो तो आप इसको करेक्ट वे में बोलेंगे, डू हैव अ कॉफी प्लीज, ठीक है, या फिर डू हैव अ सीट प्लीज, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, वो और ज्यादा फॉर्मल और अच्छा हो जाता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में जो है वो डू सिंपल सेंटेंसेस में भी यूज किया जाता है। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। थोड़ा सा एग्जांपल्स वगैरह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है, तो उनको पढ़ना, उससे आपके और भी चीजें जो है वो क्लियर होंगी। तो बाकी कल करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा मोडाल्स और वहां से क्वेश्चंस आते ही हैं, तो इसलिए स्किप मत करना, ठीक है। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन, किसी ने कुछ पूछना हो? अरे तुम्हारे डाउट्स ही नहीं होते, समझ आता है तुम लोगों को जो भी पढ़ाते वो पूरा? चलिए जी, तब तो अच्छी बात है कि अगर समझ आ रहा है। बाकी देखिए, अब मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लिया करो, ठीक है, फ्री होके पूछा करो ताकि आपके क्वेश्चंस क्लियर हों और आप एग्जाम्स में भी अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू।